अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का। तो हमने वैसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पहले खुद भी की है, एक किस्म कह लें जो क्रॉस वैलिडेशन टेक्नीक होती है उसमें भी हम हाइपर पैरामीटर्स को लेके चल रहे होते हैं। हाइपर पैरामीटर्स बेसिकली होते क्या हैं या पैरामीटर्स जो हम मॉडल को पास करते हैं वो होते क्या हैं? जिस तरह आपने देखा था कि जब हमने मॉडल पढ़ा था रैंडम फॉरेस्ट का, तो उसमें हम वैल्यूज़ दे देते कि एन एस्टिमेटर्स यानी कितने हमारे पास डिसीजन ट्रीज़ कहने के प्रिपेयर होंगे। जिस तरह हमने उसकी वैल्यू 3, 5 वगैरह सेट करके देखी थी। या अगर आपको याद होगा स्पोर्ट वेक्टर मशीन वाला जो एसवीएम हमने पढ़ा था या एसवीसी क्लासिफायर जब पढ़ा था, उसमें हम सी की वैल्यू सेट करते थे। यानी कि 1 रखते थे, 0.01 या 0.1 इस तरह डिफरेंट 0.5 डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक करते थे कि हमारा मॉडल किस तरह से बिहेव करता है। तो हमने देखा था कि उसकी जो स्ट्रीट बनती थी स्पोर्ट वेक्टर मशीन में, तो स्ट्रीट उसके अकॉर्डिंग चेंज होती थी जैसे-जैसे हमारी वैल्यूज़ चेंज हो रही होती थी। तो अब वो जो सारे कह लें कि हम उधर उसके पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करके देखते हैं, तो वो हमने मैनुअली कर रहे होते थे ना। तो अब हमें जब इस तरह मैनुअली बार-बार पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ता है, तो ये हेक्टिक भी हो जाता है और उसके बाद मेहनत भी इसमें ज़्यादा है। तो इसके लिए हमारे पास कह लें 2 टेक्नीक्स होती हैं। एक हमारे पास कह लें ग्रिड सर्च सीवी के थ्रू हम करते हैं और दूसरा हमारे पास रैंडमाइज़्ड सर्च होती है। इन दोनों के थ्रू हम ये करते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं हाइपर पैरामीटर्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को चेक करके, और वो हमें बेस्ट पैरामीटर्स भी प्रोवाइड करता है जो हमारे मॉडल के लिए या उस डेटा सेट के लिए बेहतर है। उस मॉडल की वैल्यूज़ हम अगर वो सेट कर दें तो। अब इसको समझने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि केगल से हम एक डेटा सेट है हार्ट डिज़ीज़ का ना, वो डेटा सेट हम डाउनलोड करते हैं और फिर उसको हमने यहाँ पे उसका पाथ बता दिया डाउनलोड करने के बाद। देन हमने उसको रीड करना है, सीएसवी फाइल को हमने रीड कर लिया और उसका आगे पता है वो डाटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट किया, उसमें रीड किया। और जब हम डाटा फ्रेम का हेड देखते हैं तो ये हमारे पास ये यहाँ पे कहने हमारे पास जो डाटा सेट है उसका ये हेड आपके सामने, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ कहने के ये एज वगैरह होगी और ये मुख्तलिफ बायोलॉजिकल टर्म्स होंगी, और उसके बाद आखिर पे वो बता रहा है टारगेट में कि इस बंदे को हार्ट डिज़ीज़ है या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ज़ीरो होगा तो हार्ट डिज़ीज़ नहीं होगी, अगर वन है तो इसका मतलब है कि हार्ट डिज़ीज़ है। लेकिन ये डाटा हम इधर एक्सप्लोर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा मकसद जो है वो आज समझने का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग को। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया, वही सबसे पहले तो हम अपने डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट में। उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन स्कोर भी हम चेक करेंगे, फिर डाटा को स्टैंडर्डाइज़ करना है। अब ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास ये क्लासिफिकेशन का टास्क है, क्योंकि हमारे पास बीमारी है या नहीं हमने ये कन्फर्म करना है। तो हमारे पास क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे इसकी ना हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास ये टारगेट कॉलम टारगेट के ही नाम से था यहाँ पे, ये वाला। तो एक्स में हमारे पास बाकी सारे फीचर्स आ गए और वाई में हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू आ गई। देन जिस तरह हम स्प्लिट करते हैं, सेंट्रलाइज़ किया डाटा को। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल कर लिया, ग्रिड सर्च सीवी को कॉल कर लिया, रैंडमाइज सर्च सीवी को भी कॉल कर लिया। ये हमारे पास एसक्यूएल में ईज़िली हमारे पास दिया होता है। मतलब लाइब्रेरी से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं ये चीज़ें। और ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास ना डॉट मॉडल सिलेक्शन से आ रहे होते हैं ग्रिड सर्च सीवी और रैंडमाइज सर्च सीवी, यानी कि हमारे पास ये मॉडल सिलेक्शन में मदद दे रहा होता है कि हमने मॉडल की क्या वैल्यूज़ रखनी है, क्या पैरामीटर उसके रखने हैं जो हमें बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है पहला, कि हमारे पास हम ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने कॉल कर एलआर में हमने वेरिएबल में सेव कर लिया। फिर उसकी तरह जैसे हम मॉडल को डॉट फिट के मेथड से ट्रेन करते थे, उसके बाद ये प्रिडिक्शंस की एक टेस्ट के ऊपर, और देन हम एक्यूरेसी स्कोर उसका चेक कर लिया जो हमारे मॉडल ने चीज़ें प्रिडिक्ट की थी, और जो वाई टेस्ट उससे हमने क्रॉस चेक कर लिया कि उसकी प्रिडिक्शंस आया बराबर भी आई है नहीं है। तो हमारे मॉडल ने 0.79 यानी कि एक्यूरेसी स्कोर जो है 79% आया। सेम इसी तरह इस चीज़ से भी आप फ़ेमिलियर होंगे, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर से भी हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को भी हमने इसी तरह क्या कहते हैं कॉल किया, फिर डॉट फिट के फंक्शन ट्रेन किया और इसकी भी एक्यूरेसी निकाली 0.9 यानी कि 98%। तो ये देखिए आपके पास जब हमने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा भी आता तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो रैंडम फॉरेस्ट है ये मैक्सिमम टाइम बेशुमार मॉडल्स को मतलब बीट कर जाता है एक्यूरेसी में ना। तो इधर भी देखें अभी एक ये जनरल टास्क था
तो उसमें लीनियर रिग्रेशन का जो स्कोर है या एक्यूरेसी है उसकी निस्बत रैंडम फॉरेस्ट की ऑटोमेटिकली पहले से ही बहुत ज़्यादा आ रही है, हालाँकि इधर से हमने इसके कोई पैरामीटर भी पास नहीं किए हैं सच। अगर आपको याद होगा तो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट में जो पैरामीटर्स होते थे उसकी मैक्स डेप्थ होती थी, उसके बाद लीफ नोड्स वगैरह होते थे, उसके बाद फीचर्स का हम बता सकते थे, एन एस्टिमेटर्स हम बता सकते थे। मतलब मुख्तलिफ चीज़ें थी जो हम इसमें उसको बताते थे। तो अब हमारे पास हम क्रॉस वैलिडेशन करके देखते हैं। क्रॉस वैलिडेशन अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक में हम क्या कर रहे होते थे कि हमारे पास जो कहने के सिंगल टेस्ट ट्रांसक्रिप्ट की जगह हम अपने डाटा को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, हर दफ़ा हमारा जो मॉडल है वो डिफरेंट कहने डाटा सेट पे ट्रेन होगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्यूरेसी निकलेगी। जब वो एक्यूरेसी निकलती है तो हम उस एक्यूरेसी का मीन ले लेते हैं। फिर हम उसकी मीन वैल्यू से जज करते हैं कि अच्छा हमारा मॉडल कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने लीनियर रिग्रेशन और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट दोनों पे हमने सीवी की वैल्यू 5 सेट की, यानी कि 5 इटरेशंस होंगी, 5 सेक्शंस हमारे पास बनेंगे। बाकी हर दफ़ा जब क्रॉस वैलिडेशन स्कोर ये भी बिल्ट इन हमारे पास आता है एसक्यूएल के थ्रू ही। तो इसमें देखिए एक दफ़ा हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल को कॉल कर लिया और एक दफ़ा रैंडम फॉरेस्ट के क्लासिफायर के मॉडल को कॉल कर लिया। देन उसके बाद अगर हम ये लास्ट पे देखें जाके, ये देखिए हमारे पास इसने, क्योंकि मैंने बताया कि 5 टाइम रन होगा तो इसने 5 टाइम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हर दफ़ा जब मॉडल रन हुआ तो उसकी जो एक्यूरेसी है डिफरेंट आई है, वो उसने बता दिया, जैसे 0.88, 0.85, फिर 0.86, फिर 0.81 और 0.8, और मीन एक्यूरेसी इसकी 0.84 आई। अगर हम देखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ये जो वैल्यू आई है ये इस वैल्यू से बेहद बेहतर है, यानी कि यहाँ पे 79% मॉडल एक्यूरेट था और क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसकी मीन एक्यूरेसी 84% तक जंप कर गया। इसी तरह अगर हम रैंडम फॉरेस्ट के केस में देखें तो यहाँ पे तो ये 100% ही हो गया, तो यहाँ पे 98%, यानी कि ओवरऑल ये भी इसकी 99% एक्यूरेसी होगी सीवी क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे हालांकि जब सिंगल हमारे पास टेक्निक थी, सिंगल हम मॉडल अप्लाई कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे पास ये एक्यूरेसी 98% पे थी। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका एक और भी साथ में मकसद है कि आज आपको ना एक टास्क भी असाइन करना है लास्ट पे, और मंडे से अब क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट एमएल का कोर्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें चंद एक चीज़ें रह गई हैं, लेकिन अब हम प्रोजेक्ट करेंगे और उसी के अंदर हम देखेंगे कि उन चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और वो हमें किस तरह से फ़ायदा देंगे। जिस तरह पाइपलाइन वगैरह या ऑटोमेट करना टास्क वगैरह को, प्री प्रोसेसिंग की और डाटा की वैल्यूज़ को हैंडल करने की। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ, इसी तरह हमने क्या किया जब क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर दी, तो अब हमारे पास अ, सवाल ये आता है कि क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करने से हमारा जो मॉडल की जो एक्यूरेसी थी वो तो जंप कर की है। लेकिन अब उस टाइम हमारे मॉडल ने क्या पैरामीटर्स चूज़ किए थे, मतलब हमें ये तो नहीं पता ना कि हमारे मॉडल ने क्या पैरामीटर्स चूज़ किए हैं, किन पैरामीटर्स की वैल्यू क्या थी, तो उस टाइम हमारे पास कितना अच्छा रिज़ल्ट है, कितनी अच्छी एक्यूरेसी आई है। जैसे कि इसकी मिसाल ले लें तो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, तो इसकी हमने ना हाइपर पैरामीटर की ग्रिड बना ली। अब ग्रिड्स में क्या होता है कि वैसे अगर आपको याद हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम यहाँ पे इस जगह पे वैल्यूज़ पास करते थे, जैसे लेट्स से हम इधर सी की वैल्यू लिख देते होते थे मॉडल के अंदर ही 0.1। अब हमने लेट्स से अगर एक दफ़ा इसको रन करना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के इस मॉडल को, हमने सी के लिए 0.1 में की, वो इसके लिहाज से रन करेगा और हमें प्रेडिक्शन देगा। अब हमने कहा नहीं, हमारे तो सी के लिए 0.1 रख के चेक किया है, क्या पता 0.01 से वैल्यू अच्छी आ जाए। अब हम फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर दोबारा इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे सी की वैल्यू को और 0.01 लिखेंगे इधर। अब सी की वैल्यू चेंज की, अब दोबारा मॉडल ट्रेन होगा, फिर दोबारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा। तो इस तरह हमें हर दफ़ा क्या करना पड़ेगा, इसकी सी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एक और पैरामीटर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो होता है वो होता है सॉल्वर का। तो सॉल्वर में आप देखिए एक दफ़ा हमारे पास लाइब्रेरी लीनियर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दफ़ा हम लाइब्रेरी एफजीएसपी इस्तेमाल करते हैं, मतलब एलबीएफजीएस एक पैरामीटर है इसमें से, लेट से हम पास करते हैं। तो अब क्या होगा, तो हमने कहा कि क्या पता 0.01 के साथ जब वे वैल्यू रखी है सॉल्वर की तब इसने अच्छा परफॉर्म करे। अगर हम वैल्यू चेंज करके देखें तो क्या पता तब इसकी परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आ जाए। यानी अगर हम खाली इनको देखें तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4, ये 4 डिफरेंट वैल्यू सी की हैं हमारे पास, और उसी टाइम हमारे पास
2 डिफरेंट वैल्यूज़ के सॉल्वर्स के, यानी कि 4 टू द रेट यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस हमें मैनुअली चेक करने पड़ेंगे। अब मैनुअली चेक करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमें बार-बार एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, हम बार-बार जाके सिक्योरिटी चेंज करेंगे, फिर डाटा ट्रेन होगा। अभी तो हमारे केस में डाटा सेट हमने केगल से डाउनलोड किया और वो डाटा सेट क्या स्मॉल है, छोटा डाटा सेट है। लेकिन जब हमारे पास लेट्स से रियल वर्ल्ड में कोई मेसी डाटा आ जाता है और बिग डाटा सेट आ जाता है, उस पे जब हम ये काम करेंगे तो बार-बार देखें, ये जो टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होगा ट्रेनिंग में भी, और उसके बाद साथ हमें कंप्यूटेशनल भी एक्सपेंसिव हो गई। ज़ाहिर बात है हमने सीपीयू, जीपीयूज़ की वो भी ज़्यादा चाहिए होंगे ऐसे डाटा को किसी मॉडल पे ट्रेन करने के लिए, किसी मॉडल को सॉरी इस डाटा सेट पे ट्रेन करने के लिए। तो अब उसी टाइम हमारे पास जो चीज़ एंट्री करती है एमएल के अंदर, वो होती है ग्रिड सेट सीवी। ये हमारे इस काम को आसान बना देती है। वो क्या करती है, वो हमारे पास एक ग्रिड बना लेगी, जिस तरह हमने यहाँ पे एक ग्रिड क्रिएट कर ली। ये हम इसका नाम खुद से रखते हैं, वेरिएबल असाइन करते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम मीनिंगफुल नेम हमेशा चूज़ करते हैं। तो हमने ग्रिड क्योंकि नीचे रैंडम फॉरेस्ट की भी बनानी है, तो उसको हमने आर ग्रिड का नाम दे दिया। यहाँ पे हम क्योंकि लीनियर रिग्रेशन की ग्रिड बना रहे थे, इसलिए हमने इसका नाम एलआर ग्रिड रख दिया। अब हमने क्या किया कि बजाय इसके कि बारी-बारी जाके सी की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करें, हमने कहा कि हम यहाँ से सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कॉल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कॉल करेंगे, और वो क्या करेगा, उसके बाद इस ग्रिड में हमने उसकी वैल्यू सेट कर दी, यानी कि 0.01, 0.11, और यहाँ से भी इसकी 2 वैल्यू सेट कर दी। अब ये खुद ही क्या करेगा, सी और सॉल्वर डिफरेंट वैल्यूज़ चूज़ करेंगे, और यानी कि 8 जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ग्रिड सेट सीवी को हमने यहाँ पे देखें कॉल किया, यहाँ पे हमने सिंपल अपने मॉडल कॉल किया, और साथ उसको हमने बता दिया कि तुमने हर दफ़ा पैरामीटर जो चूज़ करने हैं वो लीनियर ग्रिड में से चूज़ करने हैं। यानी कि हमारे पास तुमने इन ये जो हमारे पास पैरामीटर इसमें से पास हो रहे थे, ग्रिड हमने इसमें से पास की थी, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ को चेक करना है, और हर एक वैल्यू को चेक करेगा यहाँ से, और बाकी सीवी की वैल्यू वही जैसा क्रॉस वेरिफिकेशन टेक्निक जो हम लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अब जो एक्यूरेसी आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, उसके साथ हमारे पास सबूत भी होगा कि हमारे मॉडल ने कौन से बेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ किया है ये एक्यूरेसी लाने के लिए। जैसे अगर, और ये अब हम कैसे चेक करते हैं, ये तो हमारे पास मतलब है कि मॉडल ट्रेन हो गया ग्रिड सर्च सीवी के थ्रू, उसके हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर ली, यानी कि हमने हाइपर पैरामीटर की बेस्ट वैल्यूज़ को निकाल लिया। लेकिन अब हमें क्या पता कि वो बेस्ट वैल्यूज़ है क्या थी, तो उनका तरीका ये होता है कि हम ये करते हैं, सर्च ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट पैरामीटर्स, जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये हमारे मॉडल ने जो बेस्ट वैल्यू चूज़ की होती हैं प्रिडिक्शंस के लिए, वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यानी कि सी की वैल्यू वो कह रहा है 1 रखें, और सवालों में हम ये वैल्यू पास करेंगे तो कह रहा है कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अब आपको थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं और ग्रिड कैसे काम कर रही होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? या मैं ये चीज़ रिपीट कर दूँ, या नेक्स्ट हम देखें रैंडमाइज सर्च को? ओके, देन हम नेक्स्ट हाई उसको देखते हैं, रैंडमाइज सर्च को। होप सो उससे भी ग्रिड सर्च सीवी बेहतर मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास ग्रिड सर्च सीवी, अगर हम यहाँ पे ग्रिड बना रही है और उसके बाद कहने के ये अच्छा परफॉर्म भी दे रहे हैं और हमें बेस्ट पैरामीटर्स पता भी लग रहे हैं, तो फिर हमें रैंडमाइज जो हमारे पास सर्च सीवी है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? अब अगर आप देखें कि हमारे पास ये तो अभी लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, इसमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स थे। अब कोई और मॉडल जैसे हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट का, इसके अराउंड 25 पैरामीटर्स हैं। इधर तो मैंने सिर्फ 3 चूज़ किए हैं, एन एस्टिमेटर्स, मैक्स डेप्थ और मैक्स सैंपल स्प्लिट। इसमें आपको पता है हम मैक्स लीव्स की वैल्यू दे सकते थे, उसके बाद मैक्स फीचर्स की वैल्यू दे सकते हैं कि कितने फीचर्स तुम यूज़ करो। तो इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, और अगर आप एसकेएलएन की वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको इसके ऑलमोस्ट 25 डिफरेंट पैरामीटर्स मिलेंगे। अब 25 डिफरेंट पैरामीटर्स को एक तो मैनुअली चेक करना, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ रखना, वो भी मुश्किल काम है, और देन उसके बाद इसी तरह हमारे पास अगर हम ग्रिड सर्च सीवी लेट से इस पे अप्लाई करते हैं, जिस पे हमारे पास अभी ये कितने बन जाएँगे, 1, 2, 3, 3 और 3, 3 3 ज़ार 9 और 9 2 ज़ार 18, यानी कि वो 18 कॉम्बिनेशन सारे चेक करेगा। अब ग्रिड सर्च सीवी में लेट्स से अगर हमारे पास एक और इधर हम कहने के नया एक वो रख लेते हैं, मैक्स फीचर्स का भी अगर हम इधर रख लें,
या मिनिमम सैंपल लीव्स का अगर हम वैल्यू रख लें, तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ तक हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 और 18 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 36 कम्बिनेशन इसने चेक करने हैं। और अब जब हमारे पास ग्रिड सर्च सीवी अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो वो 36 कम्बिनेशन चेक करने के लिए हमें कितना ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। मतलब आपको बात समझ आ रही है ना, कि हमारे पास ग्रिड सर्च सीवी ने हर एक कम्बिनेशन को चेक करना होता है। तो अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम कम्बिनेशंस किस तरह से चेक करते हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे। लेट्स से जिस तरह हमने यहाँ पे एन एस्टिमेटेड की 3 वैल्यूज़ पास की हैं, मैक्स डेप्थ की 3 पास की हैं, मिनिमम सैंपल स्प्लिट है उसकी 2 वैल्यू पास की हैं, इसकी भी 2 वैल्यूज़ पास की हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और 9 2 ज़ार 18 और 18 2 ज़ार 36 यानी कि 36 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं। 36 पॉसिबल वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, ग्रुप्स बन सकते हैं, जिनको हम रैंडम फॉरेस्ट पे चेक कर सकते हैं कि वो आया उस ग्रुप के अंदर कितनी परसेंट एक्यूरेसी उसकी आएगी और बेस्ट पैरामीटर्स कौन से होंगे जब हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी एक्यूरेसी देगा। तो अब ये 36 टाइम जब ये रन होगा, और उसी टाइम अगर हम ये भी एज्यूम कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो डाटा सेट है वो क्या है, मेसी और लार्ज डाटा सेट है, तो उस टाइम सोचें कि हमारे पास कितना ज़्यादा डाटा उसको ट्रेन करने के लिए कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगी, और साथ में कितना टाइम कंज्यूमिंग होता जाएगा। अब इन सारी चीज़ों का फिर हल हमारे पास आता है रैंडम सर्च सीवी। दोनों के इस्तेमाल करने में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। हमारे पास क्या होगा, जिस तरह हम इधर ग्रिड बनाते हैं, इसी तरह हम इधर भी ग्रिड बनाएँगे। सिर्फ़ यहाँ पे हम ग्रिड सर्च सीवी को कॉल कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडमाइज़ सर्च सीवी को कॉल करेंगे। अब जब रैंडमाइज़ सर्च सीवी है, उसको कॉल करने का फ़ायदा ये है कि वो क्या करेगा, वो हमारे पास इन ऑल 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक नहीं करेगा। क्योंकि ग्रिड सर्च सीवी में तो हमारे पास क्या होता है, वो उसमें तो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस आए थे पॉसिबल उन सबको चेक करना है। लेकिन हमारे पास जो है, यहाँ पे वो क्या करेगा, इसमें एक और वैल्यू हम पास करते हैं एन टाइप की। ये हमारे पास बताता है कि तुम क्या करो कि इतनी, यानी कि 5 इसमें से कोई सी रैंडमली 5 कॉम्बिनेशंस को चूज़ करो और उनकी बेस पे हमें रिज़ल्ट बता दो। अब उन 5 में से ये गेस करेगा, मतलब इसमें से कोई से 36 जो कॉम्बिनेशन में थे, उनमें से एनी 5 कॉम्बिनेशन जो उठाएगा और उन 5 की बेस के ऊपर हमारे पास क्या देगा, एक्यूरेसी या कोई रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। जैसे इसने उन 5 की बेस पे कहा जी एन एस्टिमेटेड जब वैल्यू 50 हो, मिनिमम सैंपल्स हमारे पास 2 हो और मैक्स डेप्थ हमारे पास नन हो, तो उस टाइम हमारे पास जिसकी एक्यूरेसी 98% आएगी, और ये इसके एक अच्छे पैरामीटर्स हैं। अब नो डाउट कि इसकी एक्यूरेसी है जो 98% है, और जब हमने ऊपर क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक लगाई थी, तो उस टाइम हमारे पास एक्यूरेसी 99% थी। तो अभी रैंडमाइज सर्च में हमारे पास क्या हो रहा है कि इसने कोई से भी 5 कॉम्बिनेशन उठाए हैं ना, ऑल 36 कॉम्बिनेशन में से। तो अब हमारे पास हो सकता है इसने वो कॉम्बिनेशन मिस कर दिया हो, जो कि ज़्यादा अच्छे परफ़ॉर्म करता है, और हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो 99% आती। तो ये हमारे पास इसका कहने की एक लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है। लेकिन ये उस टाइम हमें फ़ायदेमंद है जब हमें जल्दी है और हमारा डाटा सेट बहुत हैवी है, और उस पे अगर हमें इतनी, हमारे पास एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, हम इतना एक्सपेंस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कंप्यूटेशनली, तो और टाइम भी हमारे पास कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, रैंडम सर्च से फ़ौरन रिज़ल्ट्स एटलीस्ट हम देख सकते हैं कि कौन से बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे, और फिर इनकी वैल्यूज़ हम मैन्युअली भी 1-2 थोड़ा बहुत चेंज करके देख सकते हैं कि क्या इससे आया बेहतर होती है या नहीं होती। कुछ चीज़ अगर नहीं समझ आई तो बताइएगा। और साथ मेन इसमें जो चीज़ है, डिफ़रेंस है, वो यही है कि ग्रिड सर्च सीवी में हमारे पास जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे कॉम्बिनेशन को चेक करता है, और जो रैंडम सर्च सीवी होगा वो क्या करेगा, जो ऑल पॉसिबल 36 कॉम्बिनेशन में उनमें से कुछ जितनी वैल्यू हम उसको असाइन करेंगे, जैसे एन टायर में हमने 5 की रखी है, तो वो कोई से भी 5 कॉम्बिनेशंस को चेक कर लेगा। इस तरह बजाय कि हम ग्रिड सर्च सीवी के थ्रू जब हम सर्च कर रहे हैं और उस टाइम हम देख रहे हैं सारी वैल्यू, और इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी निस्बत हम रैंडम सर्च से फ़ौरन और जल्दी रिजल्ट्स देख सकते हैं। सही हो गया। अगर तो आपको अब इसकी समझ आ गया हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की, तो हमने क्या किया, एक और हमारे पास मॉडल होता है स्पोर्ट वेक्टर वाला, स्पोर्ट वेक्टर जो मशीन एल्गोरिथम था, एसवीएम, और उसके क्लासिफायर के लिए हम एसवीसी कहते हैं, और रिग्रेशन वाले के लिए एसवीआर। तो हमारे पास इसमें क्लासिफिकेशन टास्क था, तो इसमें भी आपको याद है, इसमें भी हम सी की वैल्यू सेट करते थे, कर्नल की वैल्यू सेट करते थे, और गैमा की हमने उस टाइम नहीं थी यूज़ की, यहाँ पे हम गैमा के भी साथ एक और
हाइपर पैरामीटर को समझने के लिए एक और वैल्यू हमने ऐड कर दी। इसमें अब हम अगर हम देखें तो ये देखें 3 3 वैल्यू हमने सी की पास की हैं 3 और कैनल की 2 हैं 3 2 ज़ा 6 देन गामा की 2 हैं तो 6 2 ज़ा 12 यानी कि टोटल 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। तो 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 36 नहीं फिर भी काफ़ी कम है तो लिहाजा हमने क्या किया यहाँ पे ग्रिड सर्च सी भी इस्तेमाल कर ली। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि कब हमने ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ करना है और कब हमने रैंडमाइज सर्च सीवी को यूज़ करना है। कि जब हमारे पास क्या हो कि नंबर ऑफ़ हाइपर पैरामीटर्स क्या हों समान हो तो हम ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशंस कम बनेंगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ हाइपर पैरामीटर्स ज़्यादा हों जैसे रैंडम फॉरेस्ट के केस में 25 हाइपर पैरामीटर्स तक चला जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं रैंडमाइज सर्च को प्रेफर करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो उनकी वैल्यू की रेंजेस हैं वो भी क्या हों नैरो हों और जो हमारे पास हम जो मॉडल ट्रेन करें वो भी क्या है रिलेटिवली स्मॉल मॉडल है। और रैंडमाइज सर्च इसका उल्टा हो जाएगा जब हमारे पास मतलब एक हाइपर पैरामीटर ज़्यादा थे और वाइडर रेंज अगर हमने चेक करनी है वैल्यूज़ की और उसके बाद देन हमने क्या करना है जब ट्रेनिंग जो हमारे पास है वो कम्प्लेक्स होती जाए। तो ये 2 टेक्निक्स हैं बेसिकली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की। अच्छा आज ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं मशीन लर्निंग की। स्टार्ट से अगर हम देखें तो हमारे पास हमने स्टार्ट किया था डाटा को लोड करने से लेके फिर हमने डाटा मिसिंग वैल्यूज़ को चेक किया था। फिर हम उस डाटा की प्री प्रोसेसिंग करते थे मतलब ईडीए वगैरह परफॉर्म करते थे। मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते थे। कैटेगरिकल वैल्यूज़ को हमने देखा कैसे हैंडल करते हैं। फिर हमने देखा डाटा को स्केल करके अगर हम मॉडल देते हैं तब एक्यूरेसी में कितना फ़र्क आता है और अगर विदाउट स्केल देते हैं तब कितना इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ मॉडल जैसे पीसीए वगैरह थे वो विदाउट स्केलिंग डाटा को एक्सेप्ट ही नहीं करते उस पर काम ही नहीं करते या पूरा परफॉर्म करती है। तो इसी तरह हमारे पास फिर नेक्स्ट उसके बाद हमने मुख्तलिफ मॉडल्स को बिल्ड करके देखा। हमने सुपरवाइज्ड मॉडल भी देखे हैं और अनसुपरवाइज्ड मॉडल भी देखे हैं और उनकी वर्किंग भी देखी कैसे काम करते हैं। और ये दोनों हमने किस पे देखे हमने मुख्तलिफ डाटा सेट लिए यानी कि ऐसे डाटा सेट भी लिए जहाँ पे हमारे पास जो टारगेट था वो लेबल था यानी कि लेबल डाटा सेट भी लिए और अनलेबल डाटा सेट भी लिए यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के टास्क भी किए और उनके मॉडल की परफॉर्मेंस देखी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के टास्क भी किए और उनकी भी परफॉर्मेंस को चेक किया। तो उसके बाद देन हमने क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स के थ्रू देखा और उसके बाद हमने उन मॉडल के मैट्रिक्स देखे। क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए हमने देखा कि हम किन मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। जैसे हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को देख रहे थे, F1 स्कोर वगैरह को देख रहे थे। इसी तरह हमें रिग्रेशन के जो टास्क थे उनमें हमने देखा कि हम आर स्क्वायर को देखते थे, मीन स्क्वायर एरर को, एमएसई को देखते थे, एमएई को देखते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर को देखते थे। तो इसी तरह फिर देन हमने आस्ता-आस्ता देखा कि हम किस तरह उन स्कोर्स को क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम ये लास्ट की 2-3 जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड कर देंगे। बाकी इसके साथ-साथ जो कोलैब की नोटबुक्स हैं ये भी गिटहब पे रख दी हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी है और आपको साथ जो है आपने क्या करना है जो आज के डाटा सेट है, जो प्रोवाइड किए हैं हार्ट डिज़ीज़ का जिसमें हमने देखा डायरेक्टली मॉडलिंग की है। इस पे हमने क्या किया है कोई ईडीए परफॉर्म नहीं किया और कोई इसकी हमने प्री प्रोसेसिंग चेक की कि इसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है, कैटेगरिकल वैल्यूज़ हैं या नहीं। वैसे तो अगर हम देखें डाटा सेट को देख के उसी में हमें पता है कि इसमें कैटेगरिकल वैल्यूज़ नहीं है। तो ये डाटा सेट आपके लिए कहने के एक लिहाज से ईज़ी है। तो इस डाटा सेट पे आप मुख्तलिफ प्लॉट्स जनरेट करके देखें कि किस तरह से कोरिलेशन मैट्रिसेस जनरेट करें और इसको आपने चेक करना है। और इसकी एक डिटेल नोटबुक बना के जिसमें आपने अपनी इनसाइट्स लिखनी है कि हमने ये टेक्निक क्यों लगाई है, ये मॉडल मैं क्यों चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो फिर आपने चीज़ें शेयर करनी है और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में जब हम आएँगे तो हम एक प्रोजेक्ट उससे पहले एक और प्रोजेक्ट होगा आपको असाइन किया जाएगा। उस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेंगे और देन वो आपने परफ़ॉर्म करना होगा। तो होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के रिलेटेड भी अब क्योंकि लास्ट जो एक चीज़ बचती थी वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके देन जी, जी।
जी, जी बताएँ। ओके, मैं ओवरव्यू एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास आज ये था कि हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स को देखा था। अब हम देख रहे थे कि हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स के ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि रैंडम फॉरेस्ट है या लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसमें सी की वैल्यूज़ होती हैं। तो सी की वैल्यू अब एक दफ़ा अगर हम 1 रखते हैं या स्पोर्ट वेक्टर मशीन में था जिस तरह उसमें सी की वैल्यू हम रख रहे थे, तो स्ट्रीट नैरो या वाइड होती जाती थी। तो सी की वैल्यू किस तरह से काम करती है, अब हमें मैनुअली बार-बार चेक करना होता है कि सी की वैल्यू 1 रखने से हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी में कितना फ़र्क आ रहा है, सी की वैल्यू 0.1 रखने से मॉडल में एक्यूरेसी में कितना फ़र्क आ रहा है या 0.01 रखने से क्या फ़र्क आ रहा है। तो अब ये तो एक पैरामीटर के केस में अगर हम 3 दफ़ा मैनुअली कर भी लें तो ठीक है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट के केस में जब हमारे पास 25 पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पे हम मैनुअली अगर ये काम करना चाहें, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को चेक करना चाहें, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और कंप्यूटेशनली भी एक्सपेंसिव होगा। फिर हमारे पास जो 2 टेक्निक्स आती हैं वो होती है ग्रिड सर्च सीवी और रैंडमाइज़ सर्च सीवी। ये हमने केगल से डाटा सेट इम्पोर्ट किया था, ये हमने डाटा सेट रीड किया है। फिर हमने उसके बाद ये कहने के डाटा को स्टैंडर्डाइज़ किया, टेस्ट टाइम्स में डिवाइड किया। फिर हमने एक सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन किया और उसकी एक्यूरेसी फाइंड की 79% आई। फिर एक सिंपल रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी चेक की, वो 98% आई। देन हमने सीवी की टेक्निक अप्लाई की, उससे हमारे पास इनके स्कोर्स में थोड़ा बेहतरी है, जैसे एक 84% हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का और रैंडम फॉरेस्ट का 99% हो गया। फिर हमने बात की कि हम पास हमारा मेन टॉपिक था वो था ग्रिड सर्च सीवी का और साथ में रैंडमाइज सर्च सीवी का। ग्रिड सर्च सीवी में हमने बताया कि अब जिस तरह मैं बात करते हैं कि सी की वैल्यू हम बार-बार मैनुअली जो चेंज करेंगे और इस तरह एक और हमारे पास पैरामीटर है सॉल्वर का, उसकी वैल्यू भी हम मैनुअली चेंज करें। तो ये तकरीबन हमारे पास 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 वैल्यूज़ जो है हमारे पास। ओके, मैं थोड़ा स्लोली बोलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 8 वैल्यूज़ हैं। इन 8 मतलब 8 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो 8 कॉम्बिनेशंस को अगर हम बार-बार लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस जगह पे अगर हम सी की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं, ये तो 0.1 है जैसे, तो अब यहाँ पे हम ये 8 कॉम्बिनेशन हमें मैनुअली चेक करने पड़ेंगे। तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम हर दफ़ा एक मॉडल पहले ट्रेन होगा, फिर हम उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सी की वैल्यू को 0.1 की जगह हमने 0 पॉइंट लेट्स से 0.1 कर दिया। फिर हम इसकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे, फिर एक्यूरेसी में कोई फ़र्क आएगा, फिर इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो हमारे पास इसकी बजाय एक आसान कह लें कि मेथड आ गया ग्रिड सर्च सीवी का। ग्रिड सर्च सीवी क्या करता है, वो हमारे पास जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम इसमें से मॉडल को कॉल करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। फिर हम एक ग्रिड बना लेते हैं और उस ग्रिड में हम क्या करते हैं, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं कि तुम क्या करो, ये पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करो और उसके लिहाज से मॉडल की एक्यूरेसी स्टोर करते जाओ। फिर उसमें से जो बेस्ट आपके पास पैरामीटर्स चूज़ करते हुए उस टाइम जो बेस्ट आपके पास एक्यूरेसी आएगी वो उसको हमें प्रिंट आउट दे देगा, जैसे कि डॉट बेस्ट परमास के नाम से हमारे पास जब हम इसको कॉल करते हैं तो हमारे पास बेस्ट पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। इसने हमारे केस में कहा कि सी की वैल्यू जो हमने मुख्तलिफ दी हुई थी 10, 1, 0.1, इसने कहा सी वैल्यू 1 चूज़ करो और सालों में उसने कहा कि ये वैल्यू आप चूज़ कर, तब आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास क्या था कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर आ गया। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में मैं बता रहा था कि हमारे पास ना बेशुमार ऑलमोस्ट 25 पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 को चूज़ किया। अगर आप 4 को चूज़ करें तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो 3 और 3, 3 3s आर 9, 9 2s आर 18 और 18 2s आर 36, यानी कि 36 कॉम्बिनेशंस आपके पास ऑलमोस्ट बन रहे हैं। तो अब हमारे पास जिस तरह हमने देखा कि ग्रिड सर्च जो सीवी था हमारे पास, इसने सारे कॉम्बिनेशंस को चेक किया था। तो अब ग्रिड सर्च सीवी जब ऐसे जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर ज़्यादा हो जाएँगे उस मॉडल में हम अगर अप्लाई करते हैं, तो अब 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशन उन सारे कॉम्बिनेशन को चेक करना, ये भी तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहाँ पे तो फिर हमारे पास क्या था, 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। यहाँ पे अब 36 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारों को चेक करने में टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वहाँ पे हम ग्रिड सर्च सीवी की जगह एक नई चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रैंडमाइज़ सर्च सीवी। काम ये भी वैसे ही करती है, इसमें भी हम ये ग्रिड बना के दे देते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि इसमें हम एक और पैरामीटर पास करते हैं एन आइटर का, जिसमें हम बता देते हैं उसको, यानी कि 5, यानी कि तुम इसमें से जो
36 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इन वैल्यू के, इनमें से सिर्फ 5 पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है रैंडमली तुम चूज़ करो और उनकी बेस पे तुम अपने रिजल्ट्स बता दो। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, वो 5 कॉम्बिनेशन उठाएगा, लेट्स से वो यहाँ से 50 वैल्यू उठा ले पहली दफ़ा, सेकंड दूसरी दफ़ा 100 की वैल्यू उठा दे, थर्ड टाइम 200 की वैल्यू उठा दे। जब 50 की ले रहा है तब हो सकता है 10, 2 और 1 ले ले, जब दोबारा उसने 50 की लिया है तो 20, 2 और 1 ले ले या 22 और 2 ले ले, मतलब कोई भी वो कॉम्बिनेशन रैंडमली चूज़ कर लेगा। तो 5 कॉम्बिनेशंस की वो वैल्यू लेगा और उन 5 कॉम्बिनेशंस को की बेस के ऊपर जिसने बेस्ट परफॉर्म किया होगा वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी कि हमारे केस में एन एस्टिमेटेड वैल्यू 50 आ गई और इनकी 2 और ये नेक्स्ट स्टेप हमने कहा नन, उसने उस टाइम 98% एक्यूरेसी दी। तो अब रैंडमाइज सर्च सीवी, तो अब हमारे पास ये जो रैंडमाइज सर्च सीवी थी, मैं पहले जिस तरह एक्सप्लेन किया था, तो उसमें हमारे पास यही फ़र्क था हमारे पास ग्रिड सर्च और रैंडमाइज सर्च में, कि जब हमारे पास पैरामीटर्स की वैल्यू ज़्यादा हो तो हम उस टाइम क्या करते हैं, रैंडमाइज सर्च को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमें फ़ौरन उसका रिजल्ट्स दे देगी और फ़ौरन चीज़ों को बता देगी। और उसके बरक्स अगर हम ग्रिड सर्च को देखते हैं तो उसमें जब पैरामीटर्स वैल्यू कम हो तो उस टाइम हम उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो ये प्रेफ़रेंस की बात है लास्ट पे कि हम रिसर्च रिव्यू का यूज़ करते हैं रैंडमाइज़ सर्च रिव्यू, लेकिन जो कहने के मोस्ट प्रोबेबली हम जाते हैं वो इन दोनों में से ही चूज़ कर लेते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में से। तो चूज़ किसको करते हैं, इन चीज़ों के बेस पे चूज़ करते हैं कि डाटा सेट हमारे पास अगर स्मॉल हो, जो मॉडल हम ट्रेन कर रहे हैं वो सिंपल हो और उसके पैरामीटर्स जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो, जैसा रजिस्ट्री रिलेशन में 2 पैरामीटर्स हैं तो हम ग्रिड सर्च रिव्यू को प्रेफ़रेंस दे देते हैं। जब हम रैंडम फॉरेस्ट की बात करते हैं जहाँ पे 25 पैरामीटर्स होते हैं तो नंबर ऑफ पैरामीटर ज़्यादा हो, मॉडल कॉम्प्लेक्स हो और डाटा सेट लार्ज हो, तो उस टाइम हम रैंडमाइज सर्च सीवी से फ़ौरन रिजल्ट्स लेने के लिए रैंडमाइज सर्च सीवी को प्रेफर करते हैं। ओके देन, मैंने ओवरव्यू भी दे दिया वापस दोबारा अगेन, तो यहाँ तक क्लास को भी एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।